हेलो, नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे इस शानदार वीडियो में। तो एक बार फिर हम आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं मृदा संसाधन और उसके वर्गीकरण को। पिछली कक्षा में हमने मृदा संसाधन के विषय में पढ़ा था और जलोढ़ मृदा का वर्गीकरण हमने देखा था, जलोढ़ मृदा के विषय में जाना था और एक और मृदा जो काली मृदा है उसके बारे में भी पढ़ा था। आज हम उसके आगे की मृदाओं का अध्ययन करेंगे। लाल और पीली मृदाएं क्या हैं, लेटराइट मृदाएं क्या हैं, तो इन सब चीज़ों का आज हम अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखिए। लेकिन इस सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अध्ययन मंच आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट प्रोवाइड करवा रहा है और क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करवा रहा है। तो अगर आप ये वीडियो अभी देखना शुरू किए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए। आप इसको सब्सक्राइब केवल इसलिए मत कीजिए कि ये कंटेंट आप तक है, आपके काम का है या नहीं। अगर आप इसको सब्सक्राइब करते हैं तो ये कंटेंट उन लोगों तक भी आगे उसकी रीच बढ़ने की संभावना रहेगी जिन लोगों तक इसे पहुंचना है। तो इस चीज में हमारी मदद कीजिए ताकि हम उन लोगों तक इस कंटेंट को पहुंचा पाएं जहां इसे पहुंचाया जाना चाहिए, जिन्हें आवश्यकता है क्वालिटी कंटेंट की। तो आप अध्ययन मंच को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ इस वीडियो को वॉच कीजिए। थैंक यू। तो अभी देखते हैं, कल हमने जो है मृदा संसाधन का वो पढ़ लिया था, ठीक है ना। मोटा मोटा मैं आपको जो है फिर से रिवीजन करवा देता हूँ कि मृदा संसाधन क्या है। मृदा संसाधन क्या है, तो हमने देखा था कल कि ये एक नवीकरण योग्य संसाधन है ना। देखो, जब हम मृदाओं का एक जनरल क्लासिफिकेशन किया था पहले वीडियो में, अध्याय के शुरुआत में, तो हमने देखा था कि मृदाएं जो है एक तो सॉरी मृदा नहीं, जब हमने जनरल क्लासिफिकेशन किया था रिसोर्सेज का, तो हमने वहां देखा था कि एक प्रकार तो जो है प्राकृतिक रिसोर्सेज होते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज, और दूसरा ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं। तो जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उसमें नवीकरण योग्य संसाधन होते हैं, रिन्यूएबल, और नॉन रिन्यूएबल संसाधन होते हैं, है ना। नॉन रिन्यूएबल संसाधन होते हैं, अनवीकरण योग्य। तो जो मृदा है ना वो किसकी कैटेगरी में आती है, रिन्यूएबल में आती है ना, नवीकरण योग्य संसाधनों में आती है। तो नवीकरण योग्य संसाधन क्या है ये हमने वहां डिस्कस किया था। अभी हम मृदा को पढ़ रहे हैं, तो मृदा क्या है, एक नवीकरण योग्य संसाधन है। ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरा, ये एक जीवंत संसाधन है। जीवंत संसाधन का मतलब है कि मृदा के बनने की प्रक्रिया है ये, और ये लंबे समय में मृदा बनती है और ये फिर समाप्त भी होती है। इस प्रकार से ये एक जीवंत प्रक्रिया, एक साइक्लिक प्रोसेस है, ये चीज है। दूसरा क्या है कि मृदा करती क्या है, हमारे लिए संसाधन क्यों है। तो संसाधन की डेफिनेशन में ही हमने ये समझ लिया था कि कोई भी वस्तु जब हमारे काम की है, हमारे उपयोग की है, तभी वो हमारे लिए संसाधन है। अगर वो हमारे उपयोग की नहीं है तो हमारे लिए संसाधन नहीं है। उसके लिए 2-3 शर्तें भी बताई थी। अब आप इसके लिए पहला वीडियो देखिए, है ना। नहीं है तो किताब का पहला पन्ना पलटिए। आपने अगर नोट किया है पहले वीडियो से तो उस नोटबुक को देखिए कि क्या वहां हमने संसाधन की डेफिनेशन देखी थी, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप साथ साथ जो अपना रिवीजन करते भी चलेंगे, ठीक है। तो मैंने आपको अभी बताया कि संसाधन जो है एक तो नवीकरण योग्य संसाधन है, दूसरा ये जीवंत संसाधन है, और तीसरा मैं आपको बता रहा हूं कि इसके बनने की एक प्रक्रिया है जो लंबे समय में मृदा बनती है। साथ में देखो, ये हमारे लिए संसाधन है, क्यों है ये बात मैं आपको बताना चाह रहा था। तो क्यों है, क्योंकि मृदा हमारी कुछ आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। क्या है आवश्यकता, हम हमें चाहिए खाना। खाना मीन्स हम सब जो सारे जीव हैं, हमारा पोषण की हमें आवश्यकता होती है। तो वो कहाँ से होता है, पेड़ पौधों से। पेड़ पौधे कहाँ उगते हैं, मृदा में। इसलिए अगर मृदा नहीं होगी तो पेड़ पौधे नहीं उगेंगे, पेड़ पौधे नहीं उगेंगे तो हमारे पोषण की आवश्यकता की पूर्ति नहीं होगी। इसलिए ये कि लिंक बनता है ना। ये जो लिंक बनता है, इसलिए मृदा हमारे लिए क्या है, एक संसाधन है, ठीक है। अच्छा, कल हमने ये भी पढ़ा था कि जो मृदा है ना, ये जो मृदा संसाधन है, ये जैविक और अजैविक दोनों प्रकार की प्रक्रियाएं इसमें शामिल होती हैं। जैविक का मतलब है कि कुछ जीवों के माध्यम से भी प्रक्रिया की जाती है ताकि मृदा का निर्माण हो सके, ठीक है। और अजैविक प्रक्रियाएं भी इसमें शामिल होती है, उसके माध्यम से भी अपना योगदान दिया जाता है ताकि मृदा का निर्माण हो सके। जैसे मृदा के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, चट्टान चाहिए। चट्टान टूटेगी फूटेगी अपचयित होगी तब मृदा का निर्माण होगा। तो वो तो हो गया इसका अजैविक खंड। जैविक खंड क्या होगा, जब वो चट्टान जो है टूट फूट गई तो उसमें मृदा में उपजाऊ बनाने के लिए उसमें ह्यूमस चाहिए। ह्यूमस कहां से आएगा, जब उसमें कुछ जीव जो है अपनी क्रियाएं करेंगे। किस पर करेंगे, तो सड़े गले पदार्थों पर करेंगे, अपशिष्टों पर करेंगे। जब उस प्रकार की जैविक क्रियाएं उसमें होती हैं तो उसमें कुछ जैविक क्रियाओं के माध्यम से और अजैविक क्रियाओं के माध्यम से मृदा का क्या होता है, निर्माण होता है।
इसलिए मृदा जो है एक जीवंत संसाधन है, इसमें जैविक और अजैविक दोनों प्रकार की क्रियाएं होती हैं, और मृदा क्या है, नवीकरणीय की संसाधन है। ये महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको मृदा के संबंध में आपको याद रखनी है, ठीक है। मृदा के कुछ कारक होते हैं जो उसको प्रभावित करते हैं, उसके विषय में हमने कल पढ़ा था। नहीं अगर आपको समझ में आए वापस से वो पुराना वीडियो देखेंगे जो कल हमने पढ़ा था, और आप उसको नोट करोगे ताकि आपके दिमाग में सब चीजें बनी रहे। अच्छा, क्लास देखने से पहले आपको ये सुनिश्चित करने लाए कि आपके हाथ में एक तो पेन हो, एक पेंसिल हो, ताकि जो महत्वपूर्ण बातें मैं आपको बता रहा हूं वो आप नोट करते जाएं। दूसरा चीज देखो, हम यहाँ किताब पढ़ रहे हैं, वैसे तो सारी चीजें किताब में नोटेड हैं, लेकिन यहाँ किताब में कुछ ऐसे वर्ड्स आते हैं जिनको मैं एक्सप्लेन करता हूँ, है ना। किताब में कुछ वर्ड्स आते हैं जिसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। वो एक्सप्लेन क्यों करना पड़ता है, क्योंकि उसके अर्थ आपको नहीं पता, मुझे पता है ना। उसका कंसेप्ट आपको नहीं पता, मुझे पता है, तो वो कंसेप्ट क्लियर हो आपका, वो उसका अर्थ आपको समझ में आए, इसलिए मैं आपको वो समझाता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ। तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि नोटबुक लेके बैठेंगे और लिखेंगे कि वो क्या है। अच्छा, नोटबुक में आपको पूरा नहीं लिखना है कि बीचों बीच से आप पूरा लिखते चले जा रहे हैं। क्या करिए, जैसे आपका फेयर है ना, तो वहां पे आपने मेन क्वेश्चन आंसर को लिखा हुआ है। फेयर बनाते समय आप ध्यान रखें कि साइड में कुछ जो है एक हिस्सा उसका छोड़ते जाएं, जहां पर ये कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स आप लिख लें, ठीक है ना। या फिर देखिए, ये जो किताब है, तो ऐसे आपकी जो किताब है तो इसके दोनों हिस्सों में आप इधर भी जो है ये खाली स्थान होता है। तो जब मैं आपको ऐसे समझा रहा हूं नवीकरणीय योग्य संसाधन, नवीकरणीय योग्य प्राकृतिक संसाधन, तो मैं जो बोल रहा हूं उसको यहाँ पे हल्का फुल्का लिख लीजिए अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है। तो ये होता है थोड़ा गहराई से, डीप में, समझदार तरीके से पढ़ने का रास्ता, ठीक है। तो आप इसको फॉलो करेंगे और आज की क्लासेस को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो यही मृदा संसाधन हमने वही आपको अभी समझाया, वही सब लिखा हुआ है कि मिट्टी जो है सबसे महत्वपूर्ण नवीकरणीय योग्य संसाधन है, पौधे का विकास का माध्यम बनती है, जीवों का पोषण करती है, कई वर्ष इसको लगते हैं बनने में, और ये मृदा बनने की जो प्रक्रिया होती है उसको उच्चावत जनक, ये सारी चीजें ये हमने कल पढ़ा हुआ है। ओके, अब आगे चलते हैं। अच्छा, कल एक चीज हमसे छूट गई थी, यहाँ पे छूट नहीं गई थी, एक्चुअली मैंने पढ़ाई नहीं थी आपको। मृदाओं का वर्गीकरण हमने कल देखा था, जिसमें हमने जलोढ़ मृदा और काली मृदा के विषय में पढ़ा था। लेकिन यहाँ पर ये जो है आपका एक मानचित्र है जो किताब में दिया हुआ है, और हमने कल इसको पढ़ा नहीं, ठीक है। और ये प्रश्न आया है आपके परीक्षा में, प्रश्न आया है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखोगे 2025 का, तो वहां पे प्रश्न आया है मृदा परिच्छेदिका का सचित्र वर्णन कीजिए, है ना। तो मृदा परिच्छेदिका का सचित्र वर्णन करने को आपसे प्रश्न पूछा गया। तो ये मृदा परिच्छेदिका क्या है, परिच्छेदिका क्या होती है, तो यही है वो मृदा परिच्छेदिका। परिच्छेदिका का मतलब होता है काट। जैसे आप अगर सेब को काटोगे, आपने सेब देखा है ना, ठीक है, खाते भी होंगे, तो सेब को जब आप काटते हैं तो सेब का एक हिस्सा मान लो हमने ऐसे तिरछा उसको काटा, तो आप देखोगे कि उसकी एक आंतरिक परत ऐसे बन जाएगी, ठीक है ना, उसकी एक आंतरिक परत ऐसे बन जाएगी। तो जो अंदर की परत होती है उसी को कहते हैं काट, है ना, तो वो सेब की काट होती है। इसी प्रकार से मृदा को जब नीचे की तरफ काटते जाते हैं, मृदा को नीचे की तरफ जब हम काटते जाते हैं तो उसकी क्या बनेगी, फिर एक ऐसे परत बनेगी, एक उसका काट बनेगी, है ना, उसकी एक काट बनेगी, लंबवत काट बनेगी, ठीक है। तो उस लंबवत काट को ही मृदा की परिच्छेदिका कहते हैं, और उस परिच्छेदिका में हमें पता चलता है कि मृदा के उस काट के ऊपरी हिस्से में क्या है, निचले हिस्से में क्या है, उसके नीचे क्या है, उसके नीचे क्या है। तो ये 4-5 उसके संस्तर होते हैं मृदा के, ठीक है। तो ये मृदा के जो संस्तर हैं, इन्हीं का हमें बताना है कि मृदा परिच्छेदिका क्या है और इसका सचित्र वर्णन करना है। तो सचित्र के लिए यानी चित्र सहित, तो ये इसका चित्र है, मृदा परिच्छेदिका का चित्र है, मृदा की काट का चित्र है। और मैं आपके लिए इसको बड़ा कर देता हूं, ये देखिए, अब ये आपके लिए पूरा बड़ा हो गया, ये देखिए। तो इस प्रकार से आप यहां पर मृदा परिच्छेदिका को देख सकते हैं। ये है मृदा की काट यानी मृदा परिच्छेदिका। अब जब मृदा परिच्छेदिका में आप ऊपर से नीचे तक उसके संस्तरों को देखोगे, तो पहला संस्तर ये देखिए, ऊपरी संस्तर की मृदा, सबसे पहला संस्तर, जिसमें क्या होता है, ये महीन होती है, इसमें फसलें होती है, इसमें ह्यूमस की मात्रा होती है, इसमें मिनरल्स होते हैं, इसमें जो भी खनिज होते हैं मृदा में पाए जाने वाले होते हैं वो सब इसमें होते हैं, ठीक है। लोहा, मैग्नीज, पोटास, मैग्नीशियम, ये सारे खनिज इसमें पाए जाते हैं।
फिर इसके नीचे का संस्तर होता है जिसको उपमृदा अपक्षयित चट्टाने, अपक्षयित, देखिए क्या आया यहाँ पे अपक्षयित, ये जो अपक्षयित शब्द है, तो वास्तव में तो जब मैंने आपको कल भी बताया था कि हम जो पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10वीं में, ये ह्यूमन ज्योग्राफी का पार्ट है, मानव भूगोल का पार्ट है, भारत के मानव भूगोल का हिस्सा है। और इससे पहले क्या आता है, तो भौतिक भूगोल आता है, फिजिकल ज्योग्राफी आता है। फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट होता है कक्षा 9 में, लेकिन मैं आपके लिए दोनों को समझाते हुए चल रहा हूं, ठीक है। तो ये जो शब्द है अपक्षयित, इसका क्या मतलब है, ये कक्षा 9 में था। अपक्षयित का मतलब होता है चट्टानों का टूटना फूटना, है ना। चट्टानों की टूट फूट के बाद जो पदार्थ बनता है वो अपक्षयित होता है, अपक्षय होता है उसका टूटना। चट्टानों का टूटना क्या कहलाता है, अपक्षय कहलाता है। अब अपक्षय दो प्रकार के होते हैं इसी आधार पे कि एक तो टूट फूट जो है, जैसे कोई चट्टान से, पहाड़ी से कोई मान लीजिए कोई शिला है, पत्थर की शिला है, और वो नीचे की तरफ गिरेगी तो रास्ते में टूटेगी फूटेगी, इस तरह से वो नीचे जाएगी, तो वो एक स्थान पे उसका टूट फूट नहीं होगा, तो उसको कहेंगे यांत्रिक अपक्षय, वो दूसरी जगह जाकर के टूटेगी। दूसरा क्या होता है कि उसी स्थान पर जाकर के चट्टान टूटेगी तो उसको कहेंगे स्वस्थानीय अपक्षय। तो ये अलग चीज है, इसको नहीं पढ़ना, आपको इतना समझना है कि अपक्षय होता क्या है। तो अपक्षय का मतलब होता है चट्टानों का टूटना फूटना। तो यहाँ पे क्या होगी, मृदा के सबसे ऊपरी संस्तर में, तो सबसे ऊपरी संस्तर की मृदा होगी जो कि महीन कण है उसके। दूसरा क्या होगा, यहाँ पे अपक्षय चट्टाने होंगी, यानी टूटी फूटी मृदा होगी यहाँ पे। इससे थोड़ी सी क्या होगी, ये मोटी होगी। अब इसमें क्या होगा, बालू, बालू मतलब रेत, रेत के कण मोटे 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 होते हैं, ठीक है। फिर क्या होता है इसमें गाद, गाद, गाद जो होती है वो बालू से थोड़े से कम आकार के कणों की होती है, ठीक है ना। और मृतिका, मृतिका और महीन होती है, बालू से गाद से भी और महीन होती है, इसको गाद को सिल्ट कहते हैं, तो इससे भी महीन होती है। इस प्रकार से ये भी देख सकते हैं, कभी आपको क्रम बताने को आ जाए कि आकार के आधार पर मृदा के कणों का क्रम बताइए, तो सबसे महीन ये होगी, फिर इससे थोड़ी सी मोटी ये होगी, फिर इससे थोड़ी सी मोटी ये होगी, ये मृदा का क्रम होता है, मृदा के कणों के आकार का क्रम होता है, ठीक है। तो दो संस्तर हो गए, पहला ऊपरी संस्तर, फिर अपक्षयित चट्टाने, तीसरा अधस्तरीय अपक्षयित, अपक्षयित आधारी चट्टाने। अधस्तरीय मतलब उससे नीचे का, अपक्षयित मतलब ये भी जो चट्टाने ये भी टूट फूट से बनी हुई है, ठीक है ना। तो अपक्षयित आधारी चट्टाने, और अंतिम इसके नीचे अपक्षय रहित चट्टाने, ये वो चट्टाने जिनका अपक्षय नहीं हुआ है, ठीक है ना। तो ये एकदम मोटी मोटी शिला है, ठीक है। इसके ऊपर ऊपर ये है जिनका अपक्षय हुआ है, लेकिन थोड़ी ज्यादा इससे जो है कम मोटी है, टूट फूट गई है, फिर इससे और टूट फूट के बाद ये बनाए, फिर इससे और टूट फूट के बाद ये बनाए, ऊपर इस संस्तर मिलाए, और इसमें ह्यूमस की मात्रा मिल गई है, इसमें मिनरल्स मिल गए हैं, इसमें जो पानी का जो है स्तर के आधार पे जो है, कहीं पे वो अगर शुष्क मृदा है, कहीं पे वो जो है दूसरे प्रकार की मृदा है, यानी जलोढ़ मृदा है जिसमें पानी जो है भरपूर मात्रा में आपको प्राप्त हो सकता है। तो इस प्रकार से ये मृदा का क्या है, एक परिच्छेदिका है, ऊपर से नीचे जाने पर आपको एक परत, दो परत, तीन परत और चार परत, इस प्रकार के ये चार इसके संस्तर हैं, चार इसकी परतें हैं, ये आपको याद करना है। ये इसका चित्र है, और सचित्र वर्णन जो है आपको करना होता है, तो ये चित्र बना देना होता है, और इसके बारे में डिटेल से आपको थोड़ा बहुत लिख देना होता है कि सबसे ऊपरी संस्तर होता है मृदा का, ऊपरी संस्तर होता है मृदा का जिसमें मिनरल्स और जो है खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। द्वितीय संस्तर जो है अपक्षयित चट्टानों की होती है जिसमें बालू, गाद और मृतिका होता है। तीसरे संस्तर में अधस्तरीय अपक्षयित आधारी चट्टानें होती हैं जो बालू, गाद, मृतिका से थोड़े मोटे आधारीय स्तर पे बना होता है। तीसरा जो है अपक्षय रहित आधारी चट्टानों का होता है। इस प्रकार से आपको अगर वर्णन दो दो लाइन में, एक एक लाइन में लिखोगे तो पूरा आपका ये प्रश्न बन जाता है 3 नंबर का, जो कि होता है आपका 60 शब्दों का होता है। तो अगर आपके चित्र बना देते हैं और 30 शब्द लिख देते हैं तो आपके 3 नंबर पक्के हो जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये सचित्र आपका वर्णन करते हैं। चलिए अब चलते हैं मृदा का हमने क्या किया था कल, वर्गीकरण। तो कल हमने मृदा का वर्गीकरण किया था। मृदा का वर्गीकरण हमने कल किया था, ठीक है। ये देखिए मृदाओं का वर्गीकरण, जिसमें जलोढ़ मृदा को पढ़ लिया था, ठीक है, और काली मृदा को भी यहाँ पे हमने पढ़ लिया था। अब जलोढ़ काली को पढ़ने के बाद हम चलते हैं अपनी अगली पे। ये चित्र भी हमने कल जो है देख लिया था।
ये जो है इसमें भारत में मृदाओं के वितरण को बताया गया है कि कौन कौन सी जगह कौन कौन सी मृदा है। तो हमने देखा था ये जो है काली मृदा का क्षेत्र है, ठीक है ना। इसमें क्या आएगा, गुजरात आएगा, ये महाराष्ट्र आएगा, ये मध्य प्रदेश आएगा, थोड़ा छत्तीसगढ़ का क्षेत्र आएगा। ये भी प्रश्न आपसे पूछा गया है, ठीक है। ये जलोढ़ मृदा का क्षेत्र है, ठीक है ना। ये जो है आपका कौन सी मृदा है, लाल और पीली मृदा का क्षेत्र है। ये कहाँ पे होती है, लाल और पीली मृदा ज्यादातर के पठारी क्षेत्रों में होती है, ठीक है, लाल और पीली मृदा। ये काली मृदा जो हमने देखा, पर्वत और वन मृदा आप ऊपर देख सकते हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में होती है, ठीक है। लेटराइट मृदा ये पहाड़ों की ढलान पर होती है, लेटराइट मृदा, ठीक है ना, पानी के निच्छालन के कारण बनती है। ये सब के बारे में अभी पढ़ेंगे, ये सारा चित्र मैंने कल आपको बताया, पुरानी वीडियो में जाके देखिए। आज हम आगे चलते हैं। तो हमने काली मृदा के विषय में यहां तक कल पढ़ लिया था। अब लाल और पीली मृदा, लेटराइट मृदा, मरुस्थलीय मृदा के विषय में हम आज पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए लाल और पीली मृदा क्या है। अब देखिए हम लोग क्या है, एकेडमिक्स के विद्यार्थी हैं और यहाँ पर हमें 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर में जो है उत्तर लिखने होते हैं। और वही कंटेंट हम अगर लिखें जो कि होता है किताब का, तो मुझे लगता है कि हमें अच्छे मार्क्स मिलने की संभावना होती है। इसलिए हमेशा हम अपना जो क्वेश्चंस का कंटेंट है वो किसी और सीरीज से या किसी टीचर के मन का वो न लिखें, प्योर ओरिजिनल किताब का कंटेंट लिखें, आपको भरपूर नंबर मिलेंगे, ठीक है। बस शब्द सीमा को आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए लाल और पीली मृदा, यहां देखिए लाल और पीली मृदा क्या है। लाल मृदा दक्कन पठार के पूर्वी और दक्षिणी हिस्से में रवेदार आग्नेय चट्टानों पर कम वर्षा वाले भागों में विकसित हुई है। कहां विकसित हुई है, दक्कन पठार के पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में। हमने ऊपर जब देखा था मानचित्र भारत का, जिसमें मृदा का बटन, यहां मैं आपको थोड़ा सा छोटा करके मानचित्र बना के दिखा देता हूं, ठीक है। इस तरह का कुछ है, ठीक है। इस तरह का इंडिया का मानचित्र मैं आपको फिर दिखा रहा हूं। इस तरह का मानचित्र है, कुछ कुछ मान लीजिए कि ऐसा ही है। तो इसमें आप देखोगे कि यहाँ इस वाले क्षेत्र में हमने कौन सी मृदा देखी थी, काली मृदा। और यहाँ पे कहा था हमने कि ये क्या होता है, ये जो क्षेत्र है इस तरह का, और इसका कुछ विस्तार इधर भी देखने को मिलता है, ये दक्कन का पठार होता है, इसको दक्कन का पठार कहते हैं ये। तो इस पठार के, यानी ये दक्कन का पठार जो बीच में है, ये कक्षा 9 में था, इसके पूर्वी यानी इस वाले हिस्से में, ये हुआ ना पूर्वी इधर और पश्चिमी इधर, तो इस वाले हिस्से में, यहाँ पूर्वी हिस्से में और दक्षिणी हिस्से में, दक्षिणी क्या मतलब यहाँ नीचे इस वाले क्षेत्र में, तो इस वाले क्षेत्र में ये पाई जाती है कौन सी मृदा, लाल और पीली मृदा ज्यादातर थे, ठीक है। ये यहाँ पे भी पाई जाती है कुछ कुछ, लेकिन यहाँ मेनली यहाँ पाई जाती है, ठीक है। तो इन क्षेत्रों में क्या हुई है, रवेदार आग्नेय चट्टानों पर, आग्नेय चट्टान, चट्टान है जैसे आग्नेय चट्टानें होती हैं, एक होती है रूपांतरित चट्टानें होती हैं। इस प्रकार की चट्टानों के अपने प्रकार रहते हैं। तो इसमें आग्नेय चट्टान का मतलब होता है वो प्राइमरी सेल, वो प्राथमिक चट्टानें जो लावा के उद्गार के बाद विकसित हुई हैं। तो लावा के उद्गार के बाद जो चट्टानें विकसित हुई हैं उनको कहते हैं आग्नेय चट्टानें। तो इन आग्नेय चट्टानों पर क्या हुआ है, लाल और पीली मृदा का निर्माण हुआ है यहां इस वाले क्षेत्र में। और देखिए लाल और पीली मृदाएं ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा मैदान के दक्षिणी छोर पर पश्चिमी घाट में पहाड़ी पर, ठीक है, पहाड़ी पर पाई जाती है। कहां कहां पाई जाती है, मैंने कहा ऊपर देखिए, दक्कन के दक्षिण में, यहां दक्षिण में, और पूर्वी में यहां पे। कौन से राज्य होंगे, कम वर्षा, अच्छा ये जो क्षेत्र है कैसा है, कम वर्षा वाला है, ठीक है। ये जो क्षेत्र है ये कैसा है, ये कम वर्षा वाला है, कम वर्षा वाला भी है ये। क्यों है कम वर्षा वाला, क्योंकि मानसून, फिर वो कक्षा 9 की बात हो जाएगी, चलो छोड़ो, मान लीजिए कि कम वर्षा होती है यहाँ बस। तो इन क्षेत्रों में हुआ है। लाल और पीली मृदाएं उड़ीसा, तो यहाँ पे जब हम भारत का राजनीतिक मानचित्र देखेंगे तो यहाँ पे एक राज्य आएगा जिसको उड़ीसा कहते हैं, ये उड़ीसा होगा, ठीक है, ये उड़ीसा होगा। और इसके बगल में यहाँ पे छत्तीसगढ़ होगा, ठीक है। मध्य गंगा का मैदान, ये गंगा का मैदान होता है ये, ठीक है, गंगा नदी यहाँ से बहती है और इस तरह से ये मैदान बनाती है। इसको 3 हिस्सों में बांटते हैं, ऊपरी गंगा का मैदान,
मध्य गंगा का मैदान, और यहाँ पे ये जो पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है ये निचले गंगा का मैदान कहते हैं इसको। तो ये जो मध्य गंगा का मैदान होता है, यहाँ पे भी मध्य गंगा के मैदान में इस वाले क्षेत्र में कौन से, जो छत्तीसगढ़ का ऊपरी हिस्सा है और झारखंड का ऊपरी हिस्सा है, इस बारे में भी लाल मृदा का क्या हुआ है, लाल और पीली मृदा का निर्माण हुआ है। ठीक है, इन मृदाओं को छत्तीसगढ़ लिखा हुआ है, मध्य गंगा का मैदान, और दक्षिणी छोर पर पश्चिमी घाट के पहाड़ों पर, यहाँ पर ये पश्चिमी घाट होता है, पर्वत है ऊंचे होते, इन पहाड़ियों पर भी लाल और पीली मृदा का भी निर्माण हुआ है। इन मृदाओं का लाल रंग क्यों होता है? लाल रंग रवेदार आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों में लोह धातु के प्रसार के कारण, देखिए आग्नेय चट्टान तो ये है ही, इन आग्नेय चट्टानों में क्या हुआ है, लोह धातु है, लोह तत्व है, तो इस लोह तत्व के कारण जो है इसमें क्या हुआ है, लाल मृदा, ये जो मृदा है वो लाल रंग की हुई है। इसका पीला रंग इसमें जल योजन के कारण हुआ है, जल की मात्रा के मिलने के कारण इसमें क्या हुआ है, इसका पीला रंग हुआ है। ठीक है, तो लाल और पीली मृदा के विषय में बस इतना ही आपको ध्यान में रखना है कि दक्कन के पठार के पूर्वी और दक्षिणी हिस्से में है। ठीक है, लाल और पीली मृदा उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गंगा के दक्षिणी छोर पर पाई जाती हैं। इन मृदाओं का लाल रंग इसमें जो है आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों में लोह धातु के प्रसार के कारण हुआ है, और पीला रंग इसमें जल योजन के कारण हुआ है। मेनली आपको ये बात ध्यान रखनी है, लाल रंग क्यों है और पीला रंग क्यों है, किस क्षेत्र में पाई जाती है, ये चीज ध्यान रखनी है बस। ठीक है, ओके, क्लियर हुआ मुझे लगता है, लाल मृदा यहाँ पे आपकी क्लियर हो जानी चाहिए। अब आप देखिए लेटराइट मृदा, अब आप लेटराइट मृदा को देखिए, ये है आपकी लेटराइट मृदा। लेटेराइट जो शब्द है वो ग्रीक भाषा की, कौन सी भाषा का है, ग्रीक भाषा के शब्द किससे बनाए, लेटर से। ग्रीक एक भाषा है, यूरोपीय भाषा है, वहां से आए लेटेराइट शब्द। इसका क्या अर्थ होता है, तो ईंट होता है भाई। लेटेराइट शब्द का, जो कि ग्रीक भाषा का, इसका शब्द क्या अर्थ क्या होता है, ईंट। लेटेराइट मृदा जो है, इसका जो निर्माण है उष्णकटिबंधीय तथा उपोष्णकटिबंधीय जलवायु। अब देखिए ये जलवायु क्षेत्र आ गए, उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय जलवायु में। ठीक है, उष्ण और उपोष्ण, चलो थोड़ा मैं समझाता हूं अभी आपको। इतना आपको दिख रहा होगा, चलो इतना, ये चीज तो है यहाँ पे कि ये जो ये तो इसका मतलब क्या होता है, ईंट होता है, और ये ग्रीक भाषा का शब्द है। ठीक है, इसका जो निर्माण है वो उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय जलवायु है। मैं आपको समझाऊंगा कि उष्णकटिबंधीय जलवायु भारत में कहाँ है और उपोष्णकटिबंधीय जलवायु कहाँ है। ठीक है, और कौन सा क्षेत्र है मैं अभी आपको बताऊंगा। आगे बढ़ते हैं कि इन क्षेत्रों में जहां ये इस मृदा का निर्माण हुआ है, किसका, लेटराइट का, इन क्षेत्रों में क्या हुआ है, यहाँ पर आर्द्र और शुष्क ऋतुओं के एक के बाद एक आने के कारण, मतलब पहले यहाँ पे वर्षा आती है, वर्षा, ठीक है, इस तरह से पानी बरसता है, वर्षा आती है, और फिर वर्षा खत्म हो जाती है, फिर यहाँ सूखा पड़ता है। तो आर्द्र और शुष्क ऋतु आती जाती रहती हैं। ठीक है, इसके कारण ये भारी वर्षा से अत्यधिक निच्छालन का परिणाम होती है। आर्द्र और शुष्क ऋतुओं के एक के बाद एक आने के कारण भारी वर्षा के कारण निच्छालन होता है। इसमें निच्छालन का मतलब है कि ये मृदा जो है पानी के बहाव के कारण एक जगह से दूसरी जगह जाती है, और निच्छालित मतलब अपर्दित होती रहती है, टूटती फूटती रहती है बार बार। तो इसके कारण ये जो मृदा है, पानी के कारण क्या होता है, इसमें निच्छालन होता है। ये इस निच्छालन का ये परिणाम होती है ना, भारी वर्षा से इसमें क्या होता है, निच्छालन। निच्छालन मतलब एक प्रकार का अपर्दन होता है, ये लीचिंग जिसको कहते हैं, उसका परिणाम होती है। और लेटेराइट मृदा जो है अधिकतर गहरी अम्लीय होती है। क्या होती है ये, अम्लीय। इसका जो पीएच मान होता है वो 6.01 से कम होता है। ठीक है, 6.01 से क्या होता है, कम होता है। तो अम्लीय क्या होता है, एक प्रकार का रासायनिक गुण है ये मृदा का, पीएच के आधार पर इसको मापते हैं। तो ये अम्लीय होती है, और इसमें सामान्यतः पौधों के पोषक तत्वों की कमी पाई जाती है। यह अधिकतर दक्षिणी राज्यों जैसे महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट क्षेत्रों में, ओडिशा में, पश्चिम बंगाल के कुछ भागों में,
उत्तरी पूर्वी प्रदेशों में पाई जाती है, जहां इस मिट्टी में पर्णपाती और सदाबहार वन मिलते हैं। ठीक है, पर्णपाती मतलब जो साल भर में एक बार पत्ता गिराते हैं, पर्णपाती वन होते हैं। सदाबहार भी मिलते हैं, हमेशा जो है बने रहने वाले, सालों भर बने रहने वाले सदाबहार वन भी इसमें मिलते हैं। वहां इसमें ह्यूमस पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। ह्यूमस क्या होता है? इन पेड़ पौधों से जो पदार्थ गिर जाता है, पत्ते, डंडियां, टहनियां, उन पर क्या होता है? जीवों के माध्यम से अपघटन होता है, उसके अपघटन से ह्यूमस बनता है जो मृदा में मिल जाता है, और ये एक प्रकार का पोषक तत्व होता है मृदा के लिए। ठीक है, तो इसलिए इसमें क्या पाया जाता है? ह्यूमस। लेकिन विरल वनस्पति और अर्ध शुष्क पर्यावरण में, विरल वनस्पति का मतलब होता है थोड़ी सी घनी नहीं होती है, वो कम कम घनी वनस्पति होती है। तो विरल वनस्पति और अर्ध शुष्क पर्यावरण में इसमें ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाती है। जहां पर वनस्पति कम होती है उसमें ह्यूमस की मात्रा क्या होगी? कम होगी। जहां वनस्पति ज्यादा होगी वहां ह्यूमस की मात्रा ज्यादा होगी। मरुस्थलों पर इसकी स्थिति के अनुसार इसमें अपर्दन, भूमि निम्नीकरण की संभावना होती है। जो मरुस्थलीय सॉरी स्थल रूपों पर है। हाँ, अब ये देखिए, ये पहाड़ी क्षेत्रों पर निच्छालन के कारण लेटराइट मृदा का निर्माण हो रहा है ना। लेकिन अगर ये स्थल रूपों पर फैली हुई है तो इसमें अपर्दन और भूमि निम्नीकरण की संभावना पर ज्यादा होती है। मृदा संरक्षण की उचित तकनीक अपनाकर इन मृदाओं पर कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में चाय और कॉफी उगाई जाती है। ठीक है, तो लेटराइट मृदा में कौन सी फसलें उगाई जाती हैं? चाय और कॉफी। कहां पर उगाई जाती हैं? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल की लाल लेटराइट मृदाएं काजू की फसल के लिए अधिक उपयुक्त होती हैं। तो लेटराइट मृदाएं कौन सी फसल के लिए ज्यादा उपयुक्त हैं? काजू की फसल के लिए। लेकिन इसमें चाय और कॉफी की फसल भी क्या होती है? अच्छी होती है। और ये किन क्षेत्रों में पाई जाती है? तो उष्ण और उपोष्ण और अर्ध शुष्क जो क्षेत्र हमने पढ़े थे उनमें ये पाई जाती है। चलिए नीचे से एक बार फिर देखते हैं। हाँ, उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, मैं वही आपसे कह रहा था कि ये उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र क्या होते हैं, इसको समझते हैं। तो ये देखिए, मैं आपको यहां पढ़ा लेता हूं। चलो, देखिए, ये अगर अपन क्या बनाए, यहाँ पे भारत बनाते हैं। इस टाइप का कुछ अपन अगर इंडिया बनाए, ठीक है, तो इसके बीचों बीच से, भारत के बीचों बीच से इस प्रकार से जाती है आपकी कर्क रेखा। ये जो कर्क रेखा है, ये कर्क रेखा इधर कहां से आई है? भूमध्य रेखा से। तो इधर नीचे की तरफ क्या होगी? भूमध्य रेखा, और इधर ऊपर की तरफ क्या होगी? ध्रुव होते हैं पृथ्वी पर, उत्तरी ध्रुव, और नीचे क्या होता है? भूमध्य रेखा। तो इसके आधार पे क्या करते हैं हम, इन क्षेत्रों का पृथ्वी पर, जैसे ये अगर पृथ्वी है और यहाँ पे कर्क रेखा है, ठीक है, सॉरी, यहाँ पे मान लीजिए भूमध्य रेखा है, ये भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा से यहाँ कर्क रेखा है और यहाँ मकर रेखा है। तो इसके ये बीच का जो क्षेत्र होता है इसको कहते हैं उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। और इस कर्क रेखा से 66 डिग्री तक ये जो क्षेत्र होता है, 66 डिग्री तक होता है ये। अच्छा, इसको कहते हैं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, ठीक है। और ऊपर जो होता है इसको कहते हैं उपोष्ण, और इसको ये ध्रुवों के पास का जो क्षेत्र होता है दोनों में, इसको कहते हैं शीतोष्ण।
शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है ये। ठीक है, चलो दोबारा समझते हैं। जैसे ये अगर पृथ्वी है, इसके बीचों बीच से क्या है, कर्क रेखा, सॉरी भूमध्य रेखा। कर्क रेखा से भूमध्य रेखा से 23 डिग्री पर यहाँ पे होती है कर्क रेखा, और इस भूमध्य रेखा से दक्षिण में 23 डिग्री पर होती है मकर रेखा। ये क्या है, कर्क, ये क्या है, मकर, ये क्या है, भूमध्य। तो कर्क और मकर रेखा के ये जो बीच का क्षेत्र होता है इसको कहते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, उष्ण। और यहां से 66 डिग्री पर, ठीक है, 66 डिग्री पर लगभग आप मान लीजिए, तो ये जो क्षेत्र होता है इसको कहते हैं उपोष्ण। दोनों तरफ यहां पे अभी क्या होता है, उपोष्ण। इस प्रकार से ये तापीय आधार पर अपन पृथ्वी के क्षेत्रों को बांटते हैं। ये उष्णकटिबंधीय होता है और ये क्या होता है, उपोष्णकटिबंधीय। 66 डिग्री पर यहाँ पे ये उपोष्ण है, और 66 से ऊपर का जो क्षेत्र होता है, यहाँ पे ये ऊपर का क्षेत्र होता है जो ध्रुव होते हैं, यहाँ 90 डिग्री दक्षिण और 90 डिग्री उत्तर। ये उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है। इसको कहते हैं शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र। ठीक है, शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र। तो इस प्रकार से ये तापीय आधार पर, तापीय कटिबंध होते हैं ये तापमान के आधार पर पृथ्वी के। तो भारत का भी ये जो हिस्सा है नीचे की तरफ, ये किस में आता है, उष्णकटिबंध में आता है नीचे की तरफ, और ऊपर की तरफ किसमें आएगा, उपोष्णकटिबंध में आएगा। तो इस प्रकार से ये भारत का हिस्सा देखिए, कर्क रेखा के ऊपर का हिस्सा तो उपोष्ण में आएगा और नीचे का उष्ण में आएगा। तो इस आधार पर क्या होता है कि जो लेटराइट मृदा है वो उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में, यहाँ पर ऊपर की तरफ भी जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं इन सब में पाई जाती है ये, इस वाले रीजन में। ठीक है, तो अब ये क्लियर हो जाना चाहिए कि लेटराइट मृदा जो पाई जा रही है तो उसमें उपोष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय जो कहा जा रहा है उसका क्या मतलब है। देखिए, उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय जलवायु में कहा जा रहा है तो उसका क्या मतलब है, उष्णकटिबंधीय मतलब कर्क रेखा के नीचे और उपोष्णकटिबंधीय मतलब कर्क रेखा के ऊपर। क्लियर हुआ लेटराइट मृदा। लीचिंग समझ में आ गया, पानी के निक्षालन के कारण। ह्यूमस की मात्रा कहाँ ज्यादा पाई जा रही है लेटराइट मृदा में, जहां पे वनस्पतियां ज्यादा हैं, जहां पे कम है वहां ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाएगी। ठीक है, तो लेटराइट मृदा के बारे में ये सारी चीजें क्लियर हो जानी चाहिए। फसल कौन सी होती है इसमें, तो यहाँ पे देखेंगे फसल जो है, चूंकि ये क्या है, लेटराइट मृदा है, पहाड़ों के आसपास है, तो इसमें चाय और कॉफी की फसल सबसे ज्यादा अच्छी होती है, और केरल में यहाँ पर काजू की फसल अच्छी होती है। फसलें क्लियर हो गई, इसमें ह्यूमस होता है, ये बातें क्लियर हो गई। ये निक्षालन से बनती है, ये बात क्लियर हो गई। उष्ण और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाई जाती है, ये बात क्लियर हो गई। राज्य कौन से हैं, तो कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, ये राज्य हैं। ये पता पूरा चल गया आपको कि लेटराइट मृदा का विस्तार कहाँ है और ये क्या है, क्यों है। ठीक है, तो ये लाल और पीली मृदा और लेटराइट मृदा, इस पे अब अगर आपको 2 नंबर का 3 नंबर का जो भी प्रश्न बन रहा है आप कर दोगे इसको। ठीक है,